अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हमने पार्टनरशिप का जो बकिया पोर्शन हमारा रह गया था, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उसको आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो है जी एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द एंट्रीज व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अब इसमें बेसिकली हमने देखना है कि अगर आपका कोई न्यू पार्टनर जो है पार्टनरशिप के बिजनेस में ऐड हो रहा है तो एंट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है, तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रिजल्ट इन द लीगल डिसोल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एंड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू वन। तो जैसे ही कोई न्यू पार्टनर जो है वो बिजनेस में पार्टनरशिप के बिजनेस में आ रहा है तो आपकी जो लीगल डिसोल्यूशन हो जाएगी, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप की खत्म हो जाएगी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, और नया जो है एग्रीमेंट आपको बनाना होगा इस नए पार्टनर के एडमिशन की वजह से। To recognize economic effects, it is necessary only to open a capital account for each new partner. अब यहाँ इकोनॉमिक इफेक्ट को रिकग्नाइज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कैपिटल अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ेगा हर पार्टनर के लिए। A new partner may be admitted either by purchasing the interest of an existing partner or investing assets in a पार्टनरशिप। या तो आपको आपको जब जैसे न्यू पार्टनर आप उसको एडमिट कराएंगे तो या आप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है वो परचेज करेंगे या फिर आप पार्टनरशिप के अंदर कोई इन्वेस्ट कर रहे होंगे एसेट्स को। अब यहाँ ये आपको बता रहा है प्रोसीजर इन एडिंग पार्टनर्स, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर थ्रू परचेज ऑफ अ पार्टनर इंटरेस्ट। तो पहला पोर्शन जो है इसमें हम देख रहे हैं कि परचेज अगर आप पार्टनर्स के इंटरेस्ट को कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, तो फिर क्या होगा जी, द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बाय परचेज ऑफ एन इंटरेस्ट इन द फर्म is a personal transaction between one or more existing partners and the new partners. The price paid is negotiated and determined by the individual involved. It may be equal to or different from the capital equity acquired. Any money or other consideration exchange is the personal property of the participant and not the property of the partnership. अब यहाँ अगर आपने नए पार्टनर को ऐड करना है तो ये बेसिकली पर्सनल ट्रांजैक्शन होगी एक या एक से ज़्यादा एग्जिस्टिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर के दरमियान। जो प्राइस पे की जाएगी वो निगोशिएट होगी, ठीक है, आपस में वो प्राइस जो है निगोशिएट कर लेंगे और फिर डिटरमिन किया जाएगा कि कितनी अमाउंट जो है कैपिटल इक्विटी की जो एक्वायर वो करने जा रहा है इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, वो कितनी अमाउंट को पे करेगा। अब यहाँ मजीद वो आपको बता रहे हैं कि व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड बाय द इन्वेस्टमेंट बोथ द टोटल नेट एसेट्स एंड द टोटल पार्टनरशिप कैपिटल चेंज। अगर पार्टनर जो है वो एडमिशन ले रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट के थ्रू ले रहा है तो टोटल नेट एसेट या फिर टोटल पार्टनरशिप कैपिटल जो है वो दोनों चेंज हो जाएंगे। व्हेन द न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट डिफर फ्रॉम द कैपिटल इक्विटी एक्वायर्ड, द डिफरेंस इज कंसिडर अ बोनस ईदर टू द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स एंड द न्यू पार्टनर। अब जब न्यू पार्टनर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा वो डेफिनेटली कैपिटल एक्वायर्ड जो इक्विटी जो एक्वायर्ड की हुई है एग्जिस्टिंग पार्टनर से वो उससे डिफरेंट होगा। तो जो डिफरेंस इन दोनों के दरमियान आएगा उस डिफरेंस को हम बोनस कहेंगे और इसको हम एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर के दरमियान और न्यू पार्टनर के दरमियान इसको हम जो है वो बेसिकली डिवाइड करके और हम बता रहे होंगे कि बोनस हुआ या बेनिफिट। अब हमने देखना है जी लेजर बैलेंसेज आफ्टर परचेज ऑफ अ पार्टनर इंटरेस्ट, कि अगर पार्टनर के इंटरेस्ट को हम परचेज करते हैं तो उसका लेजर बैलेंस कैसे बनेगा और किस तरह हम जर्नल के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ एक एल कार्सन एग्री है टू पे $10,000 ईच टू सी एम्स एंड डी बार्कर फॉर 1/3 ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द एम्स बार्कर पार्टनरशिप। तो यहाँ एल कार्सन जो है एक न्यू जो पार्टनर है वो ऐड हो रहा है और ये जो पार्टनर है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का इंटरेस्ट को परचेज करते हुए पार्टनरशिप के बिजनेस में आ रहा है। तो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ कार्सन ईच पार्टनर हैज अ $30,000 कैपिटल बैलेंस। अब हर पार्टनर का जो है वो 30,000 का कैपिटल का बैलेंस है। बोथ पार्टनर देयरफॉर गिव अप $10,000 ऑफ देयर कैपिटल इक्विटी। द एंट्री टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ द कार्सन इज शोन। अब यहाँ बेसिकली उसने बताया कि 10,000 जो डॉलर्स हैं वो हर कैपिटल इक्विटी का जो है वो जो है बेसिकली ये इसको गिव अप करना पड़ेगा क्योंकि न्यू पार्टनर को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ जनरल की जो एंट्रीज हम बनाएंगे वो आपके सामने है। जिस तरह सी एम्स का कैपिटल है वो 10,000 से डेबिट होगा, इस तरह बार्कर का कैपिटल जो है 10,000 से डेबिट होगा। तो कार्सन एल कार्सन का कैपिटल जो है वो 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह एडमिशन होगी कार्सन बाय द परचेज ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट। तो इस तरह फिर हमने साथ ही इसका लेजर बैलेंसेस बनाए जिसमें नेट एसेट्स जो है वो 60,000 से हमारे डेबिट है। और जब हम सी एम्स का कैपिटल बनाएंगे, डी बार्कर्स का कैपिटल बनाएंगे और एल कार्सन का कैपिटल बनाएंगे
तो यहाँ जो लेजर्स बनते जाएंगे, इनका बैलेंसेस जो है उसने आपके सामने यहाँ शो किया है, और 10,000 जो है वो हर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से आपको गिव अप करना पड़ेगा। इसी तरह मजीद वो कह रहा है अगर इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स है तो फिर हम क्या करेंगे कि अज्यूम दैट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एन इंटरेस्ट कार्सन इन्वेस्ट $30,000 इन कैश इन द एम्स पार्कर पार्टनरशिप फॉर अ 1/3 कैपिटल इंटरेस्ट। इन सच अ केस द एंट्री वुड बी एज शोन, द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन द पार्टनरशिप अकाउंट आर शोन इन द टी अकाउंट। अब यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स है और 30,000 से हो रही है, ठीक है, तो एम्स पार्कर पार्टनरशिप में 1/3 कैपिटल इंटरेस्ट जो था उनका, उसकी बजाय हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 30,000 इन कैश के साथ, एसेट है ये हमारा। तो फिर हमारा जो इफेक्ट होगा वो कैश हमारा 30,000 से डेबिट हो जाएगा और एल कार्सन का कैपिटल 30,000 से क्रेडिट। तो उसका ये मतलब है कि एल कार्सन जो है वो कैपिटल लेके आया है 30,000 का कैश की फॉर्म में। अब यहाँ हमारे जब हम लेजर्स का बैलेंस बनाएंगे तो नेट एसेट हमारा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एम्स कैपिटल 30,000 से क्रेडिट, बार्कर का भी कैपिटल 30,000 से क्रेडिट और एल कार्सन का कैपिटल भी 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब मजीद यहाँ वो बता रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ अ परचेज ऑफ एन इंटरेस्ट एंड एडमिशन बाय द इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपके सामने है कि अगर परचेज ऑफ इंटरेस्ट हम करते हैं तो उसके साथ नेट एसेट और टोटल कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसी तरह अगर एडमिशन बाय द इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैश जो इन्होंने न्यू जो पार्टनर आया था उसने अगर इन्वेस्ट किया तो फिर नेट एसेट पर और टोटल कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपके सामने है। अगर परचेज ऑफ एन इंटरेस्ट हम करते हैं तो नेट एसेट 60,000 के एसेट्स थे और एडमिशन के बाद भी न्यू पार्टनर के तब भी टोटल कैपिटल हमारा 60,000 ही रहेगा। लेकिन अगर हम एडमिशन बाय द इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 90,000 हमारे नेट एसेट्स हो जाएगा और टोटल कैपिटल भी हमारा 90,000 से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 30,000 ईच जो पार्टनर है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ उसने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द परचेज ऑफ एन इंटरेस्ट एंड द एडमिशन बाय द इन्वेस्टमेंट आर शोन इन द कंपैरिजन ऑफ नेट एसेट्स एंड कैपिटल बैलेंसेस व्हेन एन इंटरेस्ट इज परचेज। द टोटल नेट एसेट्स एंड टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप डोंट चेंज। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड बाय द इन्वेस्टमेंट बोथ द टोटल नेट एसेट्स एंड द टोटल कैपिटल चेंज फॉर एन एडमिशन बाय इन्वेस्टमेंट व्हेन द न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एंड द कैपिटल इक्विटी एक्वायर्ड आर डिफरेंट। द डिफरेंस इज कंसिडर्ड अ बोनस टू द ओल्ड पार्टनर। अब जो भी डिफरेंस होगा वो ओल्ड पार्टनर का बोनस हो जाएगा या फिर न्यू पार्टनर का। ओके, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द एंट्री व्हेन अ पार्टनर विड्रॉज फ्रॉम द फर्म। अगर कोई पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर जाता है पार्टनरशिप से तो फिर क्या होगा। अ पार्टनर में विड्रॉ फ्रॉम अ पार्टनरशिप वॉलंटरली बाय सेलिंग हिज और हर इक्विटी इन द फर्म और इनवॉलंटरली बाय रीचिंग मैंडेटरी रिटायरमेंट एज और बाय द डाइंग। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो सकती है। The withdrawal of a partner may be accomplished by payment from the remaining partner's personal asset or payment from the partnership assets। या तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स हैं, ठीक है, या फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फ्रॉम पार्टनरशिप एसेट से। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर थ्रू कैसे होगी, पेमेंट फ्रॉम द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स के थ्रू होगी या फिर पेमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप एसेट के थ्रू। अगर हम पहली बात करते हैं कि पेमेंट फ्रॉम द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स है तो यहाँ द विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर व्हेन पेमेंट इज मेड फ्रॉम द पार्टनर्स पर्सनल एसेट इज द डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर हु परचेज अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। अब यहाँ विड्रॉल अगर पार्टनर का होता है तो पेमेंट जो होगी वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से होगी और ये डायरेक्ट ऑपोजिट होगी ऑफ एडमिटिंग अ new partner who purchase a partner interest. Withdrawal by payment from the partner's personal asset is a personal transaction between the partners. यहाँ अब इसने यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है कि एनी, मैरी एंड जील हैव कैपिटल बैलेंस ऑफ $25,000, $15,000 एंड $10,000 respectively. When Morse and Need agree to buy out Odam's interest, each of them agree to pay Odam's $8,000 in exchange for one half of Odam's total interest of $10,000. The entry to record the withdrawal is, अब यहाँ इन्होंने क्या किया, दो जो पार्टनर हैं वो तीसरे को विड्रॉल कर रहे हैं और तीसरे का जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट जो है वो 8,000 जो है वो उसको पे कर रहे होंगे। अब यहाँ जील और डॉम कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा 10,000 से और एनी और मैरी का जो कैपिटल है वो 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और इसी तरह इसका जो इफेक्ट है वो पार्टनरशिप अकाउंट पर कैसे आएगा, नेट एसेट 50,000 से हो जाएंगे और कैपिटल जो है एनी का, मैरी का, इसको 5,000 से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा और जील का जो कैपिटल था उसका जितना इंटरेस्ट था उसके साथ उसको हम डेबिट करते हुए उसको कैंसिल कर देंगे।
अब यहाँ पेमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप एसेट्स है, तो फिर यूजिंग पार्टनरशिप एसेट टू पे फॉर अ विड्रॉइंग पार्टनर्स इंटरेस्ट डिक्रीज बोथ टोटल एसेट्स एंड टोटल पार्टनरशिप कैपिटल इन अकाउंटिंग फॉर अ विड्रॉल बाय पेमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप एसेट। अब पार्टनरशिप का एसेट्स जो है उसको हम सेल आउट करके पेमेंट कर देंगे, तो एसेट रिवैल्यूएशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड नहीं होगी, एंड एनी डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेड एंड द विड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शुड बी कंसिडर अ बोनस टू द रिटायरिंग पेरेंट और अ बोनस टू द रिमेनिंग पार्टनर्स। अब यहाँ वो बता रहा है कि अगर कोई डिफरेंस है बिटवीन द अमाउंट पेड और द विड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस जो है उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा एज अ बोनस, और ये रिटायरिंग पेरेंट पार्टनर जो होगा उसको देना होगा, या फिर ये बोनस जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर है अगर, तो द डेथ ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व द पार्टनरशिप बट प्रोविजन जनरली इज मेड फॉर द सर्वाइविंग पार्टनर्स टू कंटिन्यू ऑपरेशन बाय परचेजिंग द डिक्रीज पार्टनर्स इक्विटी फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट। अब यहाँ वो आपको बता रहा है कि अगर डेथ हो जाती है पार्टनर की और डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप, तो फिर प्रोविजन जो आप करेंगे वो सर्वाइविंग पार्टनर्स के लिए कैसी होगी कि वो अगर चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं ऑपरेशंस को और परचेज कर सकते हैं जो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके पार्टनर्स की इक्विटी को फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स। When a partner dies, it is necessary to determine the partner's equity at the date of the death. This is done by determining the net income or loss for the year to date or closing the book and preparing financial statements. Death of a partner, the surviving partner will agree to either purchase the deceased partner's equity from the personal assets or use partnership asset to settle with the deceased partner's estate. In both instances, the interest to record the withdrawal of a partner are similar to those earlier. अच्छा, अब लिक्विडेशन ऑफ अ पार्टनरशिप है तो लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप टर्मिनेट द बिजनेस। अब अगर पार्टनरशिप का बिजनेस लिक्विडेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस आप खत्म कर रहे हैं। तो इन अ लिक्विडेशन इट इज नेसेसिटी टू सेल नॉन कैश एसेट फॉर कैश एंड रिकग्नाइज अ गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन, allocate gain loss on realization to the partner based on their income ratio, pay partnership liability in cash and distribute remaining cash to partner on the basis of their remaining capital balance. Each of the step must be performed in sequence. Creditor must be paid before partner receive any cash distribution and must be recorded by an accounting entry. तो जब हम liquidate करेंगे अपने business को पार्टनरशिप के, तो फिर आपने इन सारी चीज़ों को इसी तरह फॉलो करते हुए सारी जो है पॉइंट्स उनको क्लियर करना होगा। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अब इसमें द टर्म नो कैपिटल डेफिशिएंसी मीन दैट ऑल पार्टनर हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट इफ एटलीस्ट वन पार्टनर कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस दिस सिचुएशन इज टर्म अ कैपिटल डेफिशिएंसी। द एस कंपनी इज लिक्विडेटेड व्हेन इट्स लेजर शो द फॉलोइंग एसेट लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी अकाउंट्स। अब यहाँ इन्होंने बताया कि अगर आपके तमाम पार्टनर्स का जो कैपिटल है, अगर तमाम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि यहाँ नो कैपिटल डेफिशिएंसी को शो कर रहा है, और अगर कैपिटल डेफिशिएंसी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका किसी एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस को शो कर रहा है। या इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी का पोर्शन जो है वो आपको यहाँ दिखाया हुआ है। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि नो कैपिटल डेफिशिएंसी है, तो इसका ये मतलब है कि तमाम पार्टनर्स के जो अकाउंट्स हैं उनमें क्रेडिट बैलेंस है। तो इस कंपनी पार्टनर्स डिसाइड टू लिक्विडेट, अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम लिक्विडेट कर देंगे बिजनेस को, और इनकम रेशियो जो होगी वो 3:2:1 होगी। तो यहाँ इन्होंने बताया आपको कि नॉन कैश एसेट्स कौन कौन से हमारे, उनको हम सोल्ड करेंगे इस प्राइस पे $75,000 पे। बुक वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स जो है वो 60,000 है और उसकी वैल्यू करके उन्होंने बताया, और साथ ही बताया कि गेन हुआ है ऑफ ₹15,000 का और इज रियलाइज ऑन दी सेल के ऊपर इनको ये गेन हुआ। अब इसकी एंट्रीज जो है वो जर्नल के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड की हैं कि कैश 75,000 से हमारा डेबिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगी 8,000 से, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, गेन ऑन रियलाइजेशन ये सारे हमारे क्रेडिट होंगे जो मेंशन इन्होंने किए हुए हैं। इस तरह हम रियलाइजेशन ऑफ नॉन कैश एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह सेकंड वो आपको बता रहा है गेन और रियलाइजेशन ऑफ $15,000 इज एलोकेटेड टू द पार्टनर्स ऑन देयर इनकम रेशियो विच आर 3:2:1। तो एंट्रीज आपने कैसे सॉल्व करनी है, यहाँ इसने आपको क्लियरली बताया कि आपको कैपिटल को 15,000 का जो गेन हुआ है इसको आपको तमाम पार्टनर्स के कैपिटल में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 3:2:1 के साथ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और इस तरह आप जर्नल फॉर्म करेंगे।
देन पार्टनरशिप लायबिलिटी जो है वो कंसिस्ट हो रही है नोट्स पेएबल पर एंड अकाउंट पेएबल्स पर, और क्रेडिटर आर पेड इन फुल बाय अ कैश पेमेंट ऑफ 31,000। तो 31,000 को आपने नोट्स पेएबल और अकाउंट्स पेएबल में आपने डेबिट किया और कैश को आपने क्रेडिट कर दिया। इससे आपने इस एंट्री को भी रिकॉर्ड किया। अब यहाँ वो आपको बता रहे हैं कैपिटल डेफिशिएंसी है, तो कैपिटल डेफिशिएंसी जो है वो इस बात को शो कर रही है कि किसी एक पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो कम है बाकी जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल डेफिशिएंसी मे बी कॉज्ड बाय रेकरिंग नेट लॉसेस, excessive drawing before liquidation, losses from the realization suffered through liquidation. As company is on the brink of bankruptcy, the partner decide to liquidate by having a going out of business sale in which merchandise is sold at substantial discounts and the equipment is sold at auction. Cash proceed from the sale and collection from the customer total only $42,000. Therefore, the loss from the liquidation is $18,000. एंड $60,000 माइनस $42,000। तो ये जो स्टेप्स हैं ये लिक्विडेशन प्रोसेस के और आपको इसी तरह करने होंगे। और अब इसी को उसने यहाँ नॉन कैश एसेट्स को रियलाइज करके एंट्रीज को रिकॉर्ड किया है, जिसमें डेबिट उसने किया है कैश का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, लॉस ऑन रियलाइजेशन को, और अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्री और इक्विपमेंट को उसने क्रेडिट किया। मजीद वो आपको बता रहे हैं कि लॉस ऑन रियलाइजेशन इज एलोकेटेड टू द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम रेशियो, ठीक है। और इनकम रेशियो जो थी वही है 3:2:1 के हिसाब से आपने ये जो लॉस हुआ है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तमाम पार्टनर्स के अकाउंट्स में। देन पार्टनरशिप लायबिलिटी जो है वो पे कर दी गई हैं और उसको बिल्कुल वैसी एंट्रीज आपने रिकॉर्ड करनी जिसका नो कैपिटल डेफिशिएंसी की दफ़ा आपने रिकॉर्ड की थी। यहाँ तक कि आपका लेक्चर था, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी क्लास। अगर फिर भी कुछ ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ वो आप मेरे साथ जो हमारी सिलेक्टेड टाइम स्लॉट है लेक्चर्स की उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।